आज बांग्लादेश की बात ममता बनर्जी ने भी की। इलेक्शन कमीशन को जमकर कोसा। ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश में भी शांति से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, लेकिन हमारे यहां चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में माहौल खराब पर तुला हुआ है। बीजेपी के इशारे पर जेन्युइन वोटर्स के नाम काटने की साजिश कर रहा है। ममता ने कहा वो इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगी। ममता ने इलेक्शन कमीशन को तुगलकी कमीशन, करप्ट कमीशन, व्हाट्सएप कमीशन और कब्जा कमीशन और न जाने क्या क्या कहा। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग अफसरों को सस्पेंड करके अधिकारियों को डराना चाहता है, लेकिन उनकी सरकार अफसरों के साथ खड़ी है। चुनाव आयोग के तुगलकी फरमानों की चिंता उनकी सरकार नहीं करती। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मनमर्जी कर रहा है, बीजेपी को जिताने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं करता। चुनाव आयोग अब देश में लोकतंत्र को बुलडोज करना चाहता है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन की हरकतों को बंगाल की जनता को बताएंगी, बंगाल के लोग जवाब देंगे। ममता ने यहां तक कह दिया कि जिस तरह रावण ने सीता माता का हरण किया था, वैसे ही चुनाव आयोग भी बंगाल के नागरिकों के वोटिंग राइट्स का हरण कर रहा है। তুগলকি কমিশন, তুগলকি কায়দায় আমি অনেক ইলেকশন কমিশন দেখেছি ইন মাই লাইফ, বাট আই হ্যাভ নেভার সিন দিস টাইপ অফ তুগলকি কমিশন who are running the commission through a particular political party. They are going to destroy the democratic fabric of India. They are now going to bulldoze the federalism. They are interfering in every state matter. They are threatening culture. Limitless. And if you ask me to say in one word, it is atrocious, terrible. One party, one rule. One party, one nation. One party, one তুগলকি commission. Advertisement দিচ্ছে চ্যানেলে কি? For free and fair election, election commission is working. We want that everybody should cast their vote. একদিকে টাকা খরচ করে জনগণের তুগলকি কমিশন প্রচার করছেন, আর অন্যদিকে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছেন। এটা রাবণের সীতাকে হরণ করার মতো। और इसके बाद ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए सीधे सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर निशाना लगाया। ममता ने कहा उन्हें चुनाव आयोग या दूसरे अफसरों से शिकायत नहीं है, उन्हें दिक्कत सिर्फ एक शख्स से है। इसके बाद ममता ने धमकी भरे लहजे में कहा उन्हें चाहे जितना परेशान कर लिया जाए वो सरेंडर नहीं करेंगी, लेकिन 2026 के बाद केंद्र में भी बदलाव होगा, बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। उसके बाद बीजेपी के इशारे पर गड़बड़ी करने वाले अफसरों का क्या होगा ये उन्हें समझना चाहिए। আমি কমিশনার সবাইকে ব্লেম করছি না। I have a great respect for other commissioners member and commissioners officials and staff. But I don't like this Muhammad bin Tughlaq, so-called, who is forcefully threatening the people. I am the last person to tolerate this. What he can do me? He can take some action against me. I don't care. I am ready to go to jail. If they want to kill me, let them kill. But I will not surrender. Then please understand that nobody will be spared. People will reply one day. No chair is permanent for all. Only people are permanent. আজকে তো দেখতে পাচ্ছেন ধনকরজি আমাদের এখানে রাজ্যপাল ছিলেন, আমাদের সাথে অনেক সময় ঝগড়াঝাটি হয়েছে, যাই হোক কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাবও হয়েছে। ধনকরজিকে তো ভাইস প্রেসিডেন্ট করে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর কি ঘটলো? হঠাৎ ওনাকে শুনেছি একটা। चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी के हमले का जवाब दिया बंगाल बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी फर्जी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहती हैं। जब ऐसा नहीं हो पा रहा तो इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा निकाल रही हैं। चोर जो पुलिस है उनके खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे, इसीलिए कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री का परेशानियां एसआईआर में गलत वोटर
विदेशी वोटर, मृत वोटर को रखो, ये ममता बनर्जी का मूल दावी है। ये संभव है? चुनाव आयोग जब ऐसा लोगों का नाम छाट रहा है, उसको निकाल रहा है वोटर लिस्ट से, ममता जी का तो नाराजगी हो गई, गाली गलौज तो करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए ममता बनर्जी गाली गलौज करे या ना करे, एसआईआर होगा और एसआईआर से सारे जो नाम है उस नाम निकाला जाएगा। ममता बनर्जी ने आज इलेक्शन कमीशन को कई सारे नाम दिए, करप्ट कमीशन, व्हाट्सएप कमीशन, कब्जा कमीशन, तुगलक कमीशन और न जाने क्या क्या। तो ये तो साफ है कि आने वाले चुनाव में ममता इलेक्शन कमीशन को मेन इशू बनाएंगी, वोट काटे जाने का मुद्दा इमोशनल तरीके से उठाएंगी। इलेक्शन कमीशन की अपनी सीमाएं हैं, वो एक राजनीतिक दल के साथ रोज रोज की तू मैं तो नहीं पड़ सकता। अगर बीजेपी चुनाव आयोग की तरफ से जवाब देगी तो ममता को यह कहने का मौका मिलेगा कि ये दोनों मिले हुए हैं और ममता इसका पूरा फायदा उठाएंगी। हालांकि बीजेपी ने जवाब देने की तैयारी की है। बीजेपी 1 मार्च से 10 मार्च तक बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकालेगी, 300 रैलियां होंगी। इसका समापन 10 मार्च को मोदी की बड़ी रैली से होगा। एसआईआर के इशू पर सियासत उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव फॉर्म 7 के जरिए वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटवाने का आरोप लगा रहे हैं। इस मसले पर समाजवादी पार्टी के नेता आज चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कल का वक्त दिया। अखिलेश यादव इससे नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग हजारों की संख्या में फर्जी साइन करके फॉर्म 7 जमा कर रहे हैं। यूपी में मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग सुन नहीं रहा। अखिलेश ने कहा जब उन्होंने मुद्दा उठाया तो अब जिन लोगों के वोट काटने की एप्लीकेशन डाली गई थी उन्हें नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है। इसलिए अब इलेक्शन कमीशन से सबूतों के साथ शिकायत करेंगे और अगर बात नहीं सुनी गई तो लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। चुनाव आयोग से समय मांगा है और चुनाव आयोग का समय मिलते ही हमारा डेलीगेशन जाएगा, क्योंकि केवल मुसलमानों का, केवल पिछड़ों का, केवल दलितों का, आदिवासियों का और खासकर जो पढ़ाई लिखाई नहीं समझ सकते हैं, जो हमारे पिछड़े हैं, चाहे वो निषाद हों, कश्यप हों, बातम हों, राजभर हों, प्रजापति हों, पाल हों, तमाम जातियां जो गरीब हैं और जो पढ़ नहीं सकते, उनका ये तरीका निकालने के फॉर्म 7 से नोटिस दो। और अब क्योंकि फॉर्म 7 में पकड़े जा रहे हैं तो फॉर्म 7 जो गलती कर रहे हैं उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अब ये नोटिस भिजवा रहे हैं जिससे गरीब आदमी अपना काम छोड़ के फॉर्म भरने लगे। इसके बाद शिवपाल यादव बोले। अखिलेश के चाचा 2 कदम और आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि फॉर्म 7 पर सिर्फ फर्जी साइन नहीं है, पूरा फॉर्म ही फर्जी है। बीजेपी के लोग नोएडा में फॉर्म 7 छपाकर पूरे यूपी में बंटवा रहे हैं, उनके पास पूरी रिपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये फार्म बांट रहे हैं और सरकार करा रही है। और मुझे तो ये भी मालूम है लखनऊ में कहाँ छप रहे, नोएडा में कहाँ छप रहे और छप के सरकार बंटवा रही है। तो ये सब सरकार ही करा रही है। और देखिए जहाँ जहाँ बीएलओ ठीक काम कर रहे हैं वहाँ पर बीएलओ को हटाया भी जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग धमका भी रहे हैं, कहीं कहीं पिटाई भी करी है और थाने में जाओ तो एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। अखिलेश यादव पिछले 1 हफ्ते से इस इशू को रोज उठा रहे हैं। कल उन्होंने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी विधायक की वाइफ पार्टी नगर अध्यक्ष तक के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। कई जिलों में फॉर्म 7 के जरिए हजारों वोटर्स के नाम काटने की तैयारी है। आज इन सारे आरोपों पर यूपी में इलेक्शन कमीशन के सीईओ नवनीत रिणवा ने जवाब दिया। नवनीत रिणवा ने कहा कि सिर्फ फॉर्म 7 भरने से नाम नहीं कटता, शिकायत करने वाले और वोटर दोनों को नोटिस दिया जाता है, जांच की जाती है, इसके बाद ही कोई फैसला होता है। नवनीत रिणवा ने कहा जहां तक फॉर्म 7 छपाकर बांटने का आरोप है तो चुनाव आयोग की वेबसाइट से कोई भी फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट कर सकता है। पहली बात तो कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं है, सभी लोगों के नाम हैं। हर विधानसभा हर बूथ में जो फॉर्म 7 आते हैं उसकी एक लिस्ट बनती है और उसका लिंक
COUP के वेबसाइट पे भी है, जिससे कोई भी व्यक्ति देख सके कि किस व्यक्ति ने फॉर्म 6 भरा है, किस व्यक्ति ने फॉर्म 7 भरा है। फॉर्म 7 भरने के बाद किसी भी व्यक्ति का नाम अगर मतदाता सूची से काटा जाना है तो उसमें नोटिस देने की प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति ने आक्षेप किया, जिस व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन किया उसको भी जाता है, जिस व्यक्ति का नाम काटने के लिए आक्षेप किया उसको भी जाता है। उनको मौका दिया जाता है साक्ष्य रखने का। एक इंक्वायरी, समरी इंक्वायरी करता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और उसके बाद एक निर्णय लेके ये निर्णय लेता है कि नाम काटे जाने योग्य है अथवा नहीं। ये सिकंदरपुर बलिया के बारे में कहा गया था, 126 लोगों के वोट काट दिए, ये सही नहीं है। विधायक जी की पत्नी का वोट काटने का आरोप सही नहीं है। दूसरा ये कहा गया था कि जनपद बस्ती में बड़े पैमाने पर वोट काटने का काम किया है, तो जनपद बस्ती में बहुत ही कम गिनती में वोट कटे। भोजीपुरा विधानसभा में चंदपुरी बिचरी अतीक अहमद जो समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट है, इनका नाम काटने का आरोप है जो सही नहीं है। बाबागंज विधानसभा प्रतापगढ़ जिले में जो फर्जी हस्ताक्षर करके 100 लोगों के नाम काटने का आरोप सही नहीं है। चुनाव आयोग से जब इतनी डिटेल में जवाब आया तो बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की फौज है। अखिलेश यादव समझ गए कि 2027 में साइकिल नहीं चलेगी, इसलिए अभी से हार के बहाने बनाने लगे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी के लोग बूथ वाइज वोटर लिस्ट चेक कर रहे हैं, जहां गलती मिल रही है उसे सुधारने की एप्लीकेशन दे रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के लोगों को काम पर लगा सकते हैं, उन्हें किसने रोका है? आयोग के पास जा सकता है, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। हम तो यही बात कह ही रहे हैं कि जितना चुनाव आयोग के द्वारा अधिकार भारतीय जनता पार्टी को है उतना ही दूसरे राजनीतिक दलों को है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी लगातार अफवाह फैलाने का काम कर रही है, दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। 2027 हार रही है, इसलिए इस प्रकार का मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जैसे कि कोई वोट काट दिया गया, कटवा दिया गया। हमारा पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, बूथ पर दौड़ रहा है, और समाजवादी पार्टी के गुंडे, अपराधी, माफिया, उनके पास वर्कर है नहीं और उनके लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका काम भाजपा थोड़ा ना करेगी। पहला सवाल तो है कि क्या सिर्फ फॉर्म 7 भरने से किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटवाया जा सकता है? क्या चुनाव आयोग ने किसी वोटर से बिना पूछे उसका नाम काटने की जुर्रत की है? और दूसरी बात है कि जिन जातियों का जिक्र अखिलेश यादव ने किया, क्या पिछले विधानसभा चुनाव में उनमें से ज्यादातर ने बीजेपी को वोट दिए थे? और अगर ये बीजेपी के वोटर हैं तो बीजेपी उनके नाम क्यों कटवाएगी? किसी भी बात पर यकीन करने से पहले इन सवालों का जवाब जरूर ढूंढना चाहिए। अब बात असम की। इलेक्शन से पहले असम में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा ने कांग्रेस छोड़ दी है। भूपेंद्र बोरा 22 फरवरी को औपचारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आज मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भूपेंद्र बोरा के घर गए। करीब 2 घंटे तक दोनों नेताओं की बात हुई और इसके बाद भूपेंद्र बोरा हिमंता के साथ मीडिया के सामने आए। इसी दौरान हिमंता ने ऐलान किया कि भूपेंद्र बोरा बीजेपी में शामिल होंगे। उनके साथ असम कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। भूपेंद्र बोरा ने कल ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भूपेंद्र बोरा से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश भी की थी। असम कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई उनके घर भी गए थे, लेकिन भूपेंद्र बोरा ने उस वक्त सोचने के लिए 24 घंटे का वक्त मांगा और 24 घंटे के भीतर उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया। हिमंता ने कहा कि असम में कांग्रेस घुसपैठियों का सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस का मुस्लिम लीगीकरण हो चुका है, पार्टी को अनऑफिशियली रकीबुल हुसैन चला रहे हैं। ऐसे में भूपेंद्र बोरा के सामने कांग्रेस छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। He is leaving Congress he has left Congress already. He will join BJP on 22nd February. So we are very happy to have him in our party, and Bhupen Bora will be given all sort of respect, dignity, and will always respect his teacher. आप लोग सब जानते हैं कि रकीबुल हुसैन जैसा लोगों को हमारा असामीज मेन स्ट्रीम का लोग नफरत करते हैं।
अगर उनको आप माजुली में लेके जाते हो, जो हमारा आध्यात्मिक का सेंट्रल पीड है, सेंट्रल प्लेस है, तो असमीज लोग आपको क्या बोलेगा कि तुम कौन सा पार्टी कर रहे हो। थोड़ा मैं पहले रियलाइज किया भूपेन स्ट्रगल ए लॉट कि कांग्रेस चेंज होगा, ही कुड नॉट, एंड नाउ ही इज जॉइनिंग बीजेपी। he will be able to do whatever he wants to do in our party because we give platform to the leader. भूपेन बोरा ने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला भले ही हिमंता बिस्वा शर्मा से मिलने के बाद किया हो, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ने का मन बना चुके थे, फैसला पहले ही कर चुके थे। आज सुबह यह खबर आई थी कि भूपेन बोरा ने अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए कांग्रेस के सामने ऐसी शर्त रख दी जिसे मानना मुश्किल था। भूपेन बोरा ने कहा था कि असम कांग्रेस में जब तक रकीबुल हुसैन का दखल बना रहेगा तब तक वो कांग्रेस में नहीं जाएंगे। रकीबुल हुसैन धुबरी से कांग्रेस के सांसद हैं। भूपेन बोरा कई बार यह आरोप लगा चुके हैं कि रकीबुल हुसैन ने असम कांग्रेस को हाईजैक कर लिया है। रकीबुल हुसैन ने ही पार्टी में उनके खिलाफ कैंपेन चलाई। गौरव गोगोई रकीबुल हुसैन को सपोर्ट करते हैं। दोनों ने साजिश करके उन्हें असम कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटवाया। इसीलिए आज भूपेन बोरा ने रकीबुल हुसैन को न छोड़ा और न ही गौरव गोगोई को बख्शा। जब उनसे गौरव गोगोई के पाकिस्तान लिंक को लेकर सवाल पूछा गया तो भूपेन बोरा ने साफ कहा, राजनीति में प्रूफ से ज्यादा असर परसेप्शन और एजम्पशन का होता है। भूपेन बोरा ने कहा कि पंचायत चुनाव में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई के पाकिस्तान लिंक को सबसे बड़ा इशू बनाया था और कांग्रेस की करारी हार हुई। इसी से साबित होता है कि गौरव गोगोई को लेकर असम की जनता क्या सोचती है। खास बात यह कि असम कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद प्रियंका गांधी पहली बार 19 और 20 फरवरी को गुवाहाटी जाने वाली हैं, लेकिन उस पहले भूपेन बोरा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। मैं रिजिग्नेशन विड्रॉ करने के लिए रेडी हूं। एपीसीसी आर में मैं वापस नहीं जाएगा। मैं वो एपीसीसी जो मैं छोड़ के आया था, मैं जब प्रेसिडेंट था, मेरा पहले जो प्रेसिडेंट था वो कांग्रेस में मैं था, वो कांग्रेस में मैं वापस जाने के लिए रेडी हूं। असलियत में गौरव गोगोई का पाकिस्तान लिंक है क्या? देखिए, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट प्रूफ, पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन एंड एजम्पशन। पंचायत चुनाव का रिजल्ट आपका सामने है, और क्या आपको चाहिए प्रूफ? भूपेन बोरा की बातों से पता चला कि वो गौरव गोगोई से खासे नाराज थे। उन्हें लगा कि कांग्रेस में अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची है, इसलिए वो धीरे धीरे हिमंता की तरफ खिसक रहे थे और अब खिसकते खिसकते पूरी तरह हिमंता के साथ आ गए। कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि भूपेन बोरा की चोट कांग्रेस को असम में बहुत नुकसान पहुंचाएगी, इसीलिए सबने मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हिमंता अपने पुराने साथियों पर भारी पड़े। हिमंता ने कल ही कह दिया था कि भूपेन बोरा असम में कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता थे। कांग्रेस के नेता कल हिमंता के दावे की हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन हिमंता ने आज अपनी बात पूरी करके दिखा दी। और मजे की बात है कि गौरव गोगोई ने पंचायत चुनाव में हार के लिए भूपेन बोरा को जिम्मेदार ठहराया, उन्हें असम कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटवाया, खुद असम कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और अब मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन भूपेन बोरा ने विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा झटका दिया जिससे उभरने में गौरव गोगोई को काफी वक्त लगेगा। आज कांग्रेस के लिए एक और बुरी खबर आई। कांग्रेस मीडिया सेल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। कांग्रेस की इस हरकत को लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने गंभीरता से लिया और कांग्रेस के 9 नेताओं को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस भेजा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा और कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की हेड सुप्रिया श्रीनेश समेत कांग्रेस के कुल 9 नेताओं को 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। इन सभी नेताओं ने लोकसभा स्पीकर का एआई जनरेटेड वीडियो अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया था। इसको लेकर बीजेपी के एमपी विष्णु दत्त शर्मा ने लोकसभा स्पीकर से शिकायत की थी, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजा। लोकसभा सेक्रेटरीट के मुताबिक स्पीकर का यह एआई जनरेटेड वीडियो लोकसभा की अवमानना करता है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है। एआई जनरेटेड वीडियो स्पीकर के अधिकारों का वायलेशन है, इसलिए सभी नेताओं को 3 दिन के भीतर अपना जवाब देना होगा।
राजनीतिक दलों के बीच डिजिटल मीडिया पर नोकझोंक चलती रहती है। आजकल हर पार्टी के पास आईटी सेल है, सब एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, लेकिन स्पीकर का पद संवैधानिक है, इन सब से अलग है। स्पीकर वैसे तो राजनीतिक दल का मेंबर होता है, लेकिन स्पीकर बनने के बाद उसके पास कई तरह के प्रिविलेज होते हैं। इसीलिए स्पीकर की गरिमा पर इस तरह का हमला महंगा पड़ सकता है। अब बात तेलंगाना की राजनीति की। तेलंगाना में जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे उसमें दो बड़े उलटफेर हुए। बीजेपी ने ओवैसी की पार्टी AIMIM के गढ़ में सेंध लगा दी, भैंसा नगर पालिका पर कब्जा कर लिया। भैंसा में निर्दलीय पार्षदों की मदद से बीजेपी अपना चेयरमैन बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन निजामाबाद नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी यहां अपना मेयर नहीं बना सकी। निजामाबाद में कांग्रेस और AIMIM ने हाथ मिला लिया और बीजेपी का चेयरमैन नहीं बनने दिया। पहले बात भैंसा नगर पालिका की। तेलंगाना के निर्मल जिले में भैंसा नगर पालिका को ओवैसी ब्रदर्स का गढ़ माना जाता है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इसी जगह पर 15 मिनट पुलिस हटाकर देखो वाला बयान दिया था। इलेक्शन के दौरान असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की रैलियां हुई थी, जहां ओवैसी की AIMIM भी सबसे बड़ी पार्टी बनी। मजलिस ने 26 में से सबसे ज्यादा 12 सीटें जीती, 7 सीटों पर निर्दलीय जीते। बीजेपी को सिर्फ 6 सीटें मिली। इसलिए ओवैसी ब्रदर्स को भरोसा था कि चेयरमैन उन्हीं का बनेगा, लेकिन बीजेपी ने निर्दलियों से हाथ मिलाया। निर्दलीय पार्षद इदरीस को वाइस चेयरमैन बनाया गया और बदले में सभी निर्दलीय पार्षदों ने चेयरमैन पोस्ट पर बीजेपी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर दिया। अब भैंसा में ओवैसी की पार्टी विपक्ष में बैठेगी। मजलिस ने बीजेपी से भैंसा का बदला निजामाबाद में लिया। निजामाबाद में नगर निगम में टोटल 60 सीटें हैं। 28 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत के लिए चाहिए 31 मेंबर। निर्दलीयों को साथ मिलाकर भी यह नंबर पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में यहां कांग्रेस और मजलिस ने हाथ मिला लिया। डील के मुताबिक मेयर कांग्रेस का बना और डिप्टी मेयर का पद ओवैसी की पार्टी को मिला। हालांकि बीजेपी के नेता निजामाबाद में मेयर न बनाने पाने से मायूस नहीं है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि करीमनगर, कामारेड्डी, निजामाबाद जैसे तेलंगाना के 15 नगर निगमों में पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। करीमनगर में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों बीजेपी के हैं और यह बड़ी बात है कि बीजेपी नेताओं ने कहा अगर अलग अलग चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस और मजलिस हाथ नहीं मिलाते तो निजामाबाद में भी बीजेपी का ही मेयर बनता। करीमनगर में मेयर और डिप्टी मेयर, निजामाबाद में 60 जो कॉर्पोरेटर्स है उसमें हमको 28 जो कॉर्पोरेटर्स होने के बाद भी तीनों पार्टी एक ट्राईपार्टी एग्रीमेंट, कांग्रेस, PRS और MIM ट्राईपार्टी एग्रीमेंट करके भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा जो बहुमत मिलने के बाद भी निजामाबाद में हमारा मेयर और डिप्टी मेयर का पोस्ट हमको नहीं मिला। खासकर आप बैंसा में देखिए, अभी बैंसा में इसके पहले मेयर भारतीय जनता अपना जस्ट MIM का कैंडिडेट था, मगर इस बार ये मुस्लिम कम्युनिटी में भी उसमें एक इंडिपेंडेंट भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके जो अपना सोच से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके तो हम बैंसा में एक मुस्लिम डोमिनेटेड का जो एरिया होने के बावजूद भी आज बैंसा में भारतीय जनता पार्टी का कॉर्पोरेटर मेयर बना, ये एक शुभकामना है। बीजेपी की मुखालफत करने के लिए अगर कांग्रेस और मजलिस ने हाथ मिला लिया तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। सबको पता था कि चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ पोस्चरिंग एक रणनीति थी। हैरान तो बीजेपी ने किया, जहां कांग्रेस की मेजॉरिटी थी वहां चकमा देकर अपना मेयर बना लिया। अब बात भारत और फ्रांस के बीच हुई डील की। अब भारत और फ्रांस मिलकर एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने भारत में H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इसमें भारत की टाटा एरोनॉटिक्स और फ्रांस की एयरबस मिलकर H-124 हेलीकॉप्टर बनाएंगे। इसके अलावा रफाल में जो एयर टू सरफेस हैमर मिसाइल लगती है उसका प्रोडक्शन भी भारत और फ्रांस मिलकर करेंगे। आज फ्रांस और भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अपग्रेड करके स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने का फैसला किया। असल में प्रेसिडेंट मैक्रों
ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेने भारत दौरे पर आए हैं। आज मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्होंने बायलैटरल रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए तमाम मुद्दों पर लंबी चर्चा की। मुंबई में लोक भवन में आयोजित डेलीगेशन लेवल की बातचीत के दौरान भारत और फ्रांस क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल्स में सहयोग बढ़ाने को सहमत हुए। इसके अलावा एआई के सेक्टर में भी भारत और फ्रांस मिलकर काम करेंगे। दोनों देश हेल्थ और दूसरे सेक्टर्स में एआई का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए इंडो फ्रेंच एआई सेंटर्स स्थापित करेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों 3 दिन के दौरे पर कल रात भारत पहुंचे थे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में लोक भवन में प्रेसिडेंट मैक्रों का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने पहले 1-to-1 बातचीत की। इसके बाद डेलीगेशन लेवल की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है तो भारत और फ्रांस के रिश्ते दुनिया को स्टेबिलिटी देंगे। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है। आज के उथल पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यूक्रेन, पश्चिमी एशिया या फिर इंडो पैसिफिक, हम हर क्षेत्र में शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। भारत और फ्रांस मिलकर इनोवेशन को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रों एक ही गाड़ी में बैठकर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। मैक्रों ने कहा कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को भारत के प्रोफेशनल चला रहे हैं। गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस हो या फ्रेंच फैशन कंपनी शनेल, सबकी कमान इंडियंस के हाथ में है। इससे साफ है कि आज भारत कल्चर से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर सेक्टर में लीड कर रहा है और इसीलिए फ्रांस भी भारत के साथ पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। I cannot think a better place to launch what we are inaugurating today, the India. आज हम जिस भारत फ्रांस इनोवेशन एयर को लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए मुंबई से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं आपसे भविष्य की बात करूं तो उससे पहले मैं आज के फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। इस बात को कम करके आंकने की गलती मत कीजिएगा। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ एक भारतीय है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी एक भारतीय है, IBM के सीईओ भी एक इंडियन है, एडोबी के सीईओ भी भारतीय है, पालो आल्टो नेटवर्क के सीईओ भी एक भारतीय है, नोवार्टिस के सीईओ भी एक भारतीय है और फ्रांस के बेहद मशहूर ब्रांड्स में से एक शनेल की सीईओ लीना नायर भी यहीं इस राज्य के कोल्हापुर से है। तो दुनिया भर में हो रहे इनोवेशन में भारत सिर्फ भागीदारी नहीं करता, वो लीड करता है। सिलिकॉन वैली से लेकर शनेल तक, तकनीक से लेकर संस्कृति तक, आज भारत विश्व में लीडर है। और प्रिय प्रधानमंत्री, हमारा ये इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ इनोवेशन इसी का जश्न मनाने वाला है। ये बात सही है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ इंडियन ओरिजिन के हैं। उनके कारण पूरे देश में भारत की प्रतिष्ठा बनी है। मैक्रों ने इसी का जिक्र किया। अब फ्रांस और भारत मिलकर अपने रिलेशंस का एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, राफेल का भारत में प्रोडक्शन इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। दोनों देशों ने जो फॉरवर्ड लुकिंग फैसले किए हैं उसका बहुत बड़ा क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है।
अब दिल्ली की बात करते हैं। ये खबर उन सारे पेरेंट्स के लिए देखना ज़रूरी है जो अपने बच्चों की हर जिद को पूरा करते हैं। नाबालिग बच्चों के हाथ में गाड़ी की चाबी दे देते हैं और ज़रा सी गलती के कारण दिल्ली में 23 साल के एक नौजवान की जान चली गई। दिल्ली में 17 साल के लड़के की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग बुरी तरह घायल हुए, 23 साल के साहिल की मौत हो गई। 17 साल का एक नाबालिग अपनी बहन के साथ एसयूवी लेकर निकला था। दोनों भाई बहन चलती गाड़ी में रील बना रहे थे। इस दौरान गाड़ी बेकाबू हो गई, सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। फिर भी नाबालिग ने गाड़ी नहीं रोकी, उसने एक टैक्सी को भी टक्कर मारी। बाइक के साथ आमने सामने की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के 3 टुकड़े हो गए। बाइक पर सवार साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। साहिल अपनी मां का इकलौता बेटा था। साहिल की मां इना सिंगल पेरेंट है। उन्होंने अकेले ही साहिल को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन रील बनाने के चक्कर में सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहे नाबालिग ने इना के बेटे की जान ले ली। इना माकन अपने बेटे को विदेश भेजना चाहती थी, लेकिन बेटा दुनिया से ही चला गया। अब इना का दुनिया में कोई नहीं है। रो रो कर मां का बुरा हाल है। वो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही हैं। मैं इना साहिल दिनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। वो मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. इस माँ की सिसकियाँ सुनकर किसी का भी दिल रोएगा। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उसके 13 चालान पेंडिंग थे और ये सारे चालान ओवर स्पीडिंग के थे। जिस सड़क पर ये भाई बहन रील बना रहे थे वो कोई एक्सप्रेसवे नहीं है, बल्कि कॉलोनी के अंदर वाली रोड थी। दिल्ली की ज़्यादातर कॉलोनियों की तरह यहाँ सड़क के दोनों तरफ गाड़ियाँ पार्क थी, बीच में डिवाइडर नहीं था। ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया था। इसके बावजूद वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। इसीलिए अब साहिल की माँ रो रो कर कह रही कि उनका बच्चा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इस केस में ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए कि अगली बार से ऐसा कोई हादसा न हो। ये जो एक्ट है ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जिंदगी चली गई। इस लड़के के पहले भी बहुत सारे ओवर स्पीडिंग के चालान हैं, उसके बाद भी इसके बाप ने इसको रोका नहीं है, उसके बाद भी इसके पास कंटिन्यू गाड़ी है। जो पैसे वालों को जो लगता है कि हमें कभी पनिशमेंट नहीं होगी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये स्टॉप होना चाहिए। मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन ये एक्टिविटीज रुकनी चाहिए। मेरे बच्चे के लिए तो मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे और अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे देके बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए भैया। ये एक मिसाल बनना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और इस पनिशमेंट से एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी पेरेंट का बच्चा इस तरह से दोबारा नहीं जाए, किसी की दुनिया नहीं उजड़े। मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा कोई था ही नहीं, मैं क्या करूँगी अब मैं क्या करूँगी? मैं अपने बच्चे के लिए जस्टिस मांग रही हूँ और प्लीज सपोर्ट मी। मेरे बच्चे की बलि वेस्ट नहीं जानी चाहिए, मेरे बच्चे की बलि वेस्ट नहीं जानी चाहिए, मिसाल बननी चाहिए। जिस माँ ने अपना बच्चा खो दिया, आज उसकी कोशिश है कि किसी दूसरे बच्चे के साथ सहना हो, किसी और माँ को ये तकलीफ न सहनी पड़े।
ये बड़ी बात है। और जिस नाबालिग ने एक्सीडेंट किया उसके पिता नागिन सिंह, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। हादसे के दिन नागिन सिंह बिजनेस के सिलसिले में यूपी गए थे। वो अपने बच्चों की गलती मानने को तैयार ही नहीं है। नागिन का कहना है कि उनके बच्चे रील नहीं बनाते। जब उनसे गाड़ी के 13 पेंडिंग चालानों के बारे में पूछा गया तो कहा ये चालान उनके ड्राइवर ने किए, बच्चों ने नहीं। एक एक्सीडेंटल घटना को तो मैं नहीं कह सकता, मगर उस परिवार के लिए मैं वेरी वेरी सॉरी। मैं उस परिवार के मैं क्या बोलूं, मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूं। मैं भी एक पेरेंट्स हूं, वो भी एक पेरेंट्स है। आपकी गाड़ी के पहले कई सारे चलान आए हैं ओवर स्पीडिंग के, क्या आपको पहले नहीं पता लगा कि बेटा आपकी गाड़ी ड्राइव करता है तेज स्पीड में? नहीं, मेरे जो भी चलान है गाड़ी का वो मेरे कमर्शियल बिजनेस है। कमर्शियल बिजनेस में हमारी गाड़ी यूज होती है। हमारे स्टाफ ड्राइवर द्वारा वो गाड़ी चलाया जाता है। चलान को आप सर्च भी कर सकते हैं। मैक्सिमम चलान हमारा एक्सप्रेसवे हमारे बिजनेस काम के लिए गई है, वहाँ हमारे ड्राइवर द्वारा हुआ है, हमारे लड़के द्वारा नहीं है। और मेरे लड़के द्वारा कोई चलान नहीं। आपकी बेटा और आपकी बेटी साथ में थे। बेटी मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। रील बनाने का शौक है बच्चों को? रील बनाते हैं चलती गाड़ी में? नो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल एक सिस्टर ब्रदर है। वो एक लड़की का आजकल माहौल के हिसाब से आप समझ सकते हैं, कहीं भी जाते हैं तो एक वीडियो बनाने लगते हैं। वैसे कोई शौक नहीं है, हिस्ट्री भी नहीं है। इस हादसे में साहिल की मौत हुई है। साथ ही एक कैब ड्राइवर अजीत भी बुरी तरह घायल हुआ है। दरअसल साहिल की बाइक को टक्कर मारने के बाद भी नाबालिग ने गाड़ी रोकी नहीं। वहां से भागने के लिए उसने स्पीड और तेज कर दी। इस चक्कर में उसकी गाड़ी वहीं साइड में खड़ी कैब से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यह कैब आगे खड़ी बस से टकरा गई। स्कॉर्पियो का फ्रंट साइड बुरी तरह डैमेज हो गया। हमारे संवाददाता अभय पाराशर उस पुलिस थाने गए जहां ये गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी की कंडीशन को देखकर आप समझ सकते हैं कि टक्कर कितनी भयानक रही होगी। गाड़ी का जो फ्रंट है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है। पूरी गाड़ी आगे से डैमेज हो गई है और ड्राइविंग सीट पर एक नाबालिग लड़का था। बगल में उसकी बहन बैठी हुई थी जो कि मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, वीडियो बना रही थी। और यह बताया जा रहा है कि रील बनाने के लिए वीडियो को बनाया जा रहा था। उसके बाद अचानक से बैलेंस बिगड़ा, एक बाइक को टक्कर मारी जिसपे 23 साल का साहिल बैठा हुआ था, वो भी द्वारका का रहने वाला है। टक्कर मारने के बाद एक व्हाइट कलर की टैक्सी जो थी डिजायर, जिसे एक ड्राइवर चला रहा था, उसको भी टक्कर मारी जिसमें वो ड्राइवर घायल हो गया। लेकिन आप देखिए कि जो बाइक थी, ये स्पोर्ट्स बाइक थी, इसके 3 टुकड़े हो गए। और जब मौके पर जिस तरीके से जो साहिल की मां है उन्होंने बताया, जब वो मौके पर पहुंची, साहिल की एक ऑफिस की कलीग भी वहां पर पहुंच चुकी थी, उन्होंने देखा कि बाइक के 3 टुकड़े हो गए हैं, बेटे की पूरी जैकेट फट चुकी है और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि जो स्कल है वो बुरी तरीके से डैमेज हुआ है। इस हादसे में घायल कैब ड्राइवर अजीत फिलहाल बिस्तर पर है। उसकी पसलियां टूट गई हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि अजीत को ठीक होने में कम से कम 5 महीने लगेंगे। अजीत अपने घर में कमाने वाला अकेला मेंबर है। अब उसे इस बात की चिंता सता रही है कि अगर वो महीनों तक बेड पर रहेगा तो घर कैसे चलेगा। ये मैं उधर साइड में खड़ा था, लाल बहादुर कॉलेज है उसके साइड में, तो उधर पीछे से वो स्कॉर्पियो आई और उसने मेरी गाड़ी में ठोक दी और मेरी गाड़ी आगे जाके लगी बस में। सरकार से भी राहत मिले अभी तक? नहीं सर, किसी से कुछ नहीं मिला। क्या मांग रखते हैं सर? मांग तो यही है कि भाई मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अब डॉक्टरों के हिसाब से तो 5-6 महीने का हो गया मेरा, तो जब तक मेरा क्या होगा परिवार का। हालांकि हादसे के बाद पुलिस ने नाबालिग को अरेस्ट कर लिया था। उस वक्त उसने अपनी उम्र 19 साल बताई, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए तो उसकी उम्र 17 साल निकली। इसके बाद पुलिस ने उसे जुवेनाइल होम भेज दिया, जहां से नाबालिग को जमानत मिल गई। साहिल की मां ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए तो पुलिस की तरफ से सफाई आई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि लड़का नाबालिग है, लेकिन अब इस मामले में पिता के खिलाफ लीगल एक्शन होगा। इनिशियल लड़के ने अपनी एज 19 साल बताई,
प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में, जिसके चलते एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज करने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आई तो उसमें पता चला कि लड़के की एज जो है, उसके पेरेंट्स को बुलाया गया सभी को, उसकी एज 17 साल कुछ महीने हैं। जो रील वाली बात है तो कई वीडियोस हैं, उसको एग्जामिन करना बाकी है। एक वीडियो जो देखा गया उसमें जो लड़की है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, उसको भी इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट बनाया जा रहा है। जो आई विटनेस है, जो टैक्सी ड्राइवर है, उसको भी इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड किया गया है। तो जो फैक्ट्स हैं सारे, वो सारे केस फाइल में लाए जाएंगे। रील बनाने के चक्कर में एक और बेकसूर की मौत बहुत दुखदाई है। एक अकेली मां ने अपना इकलौता बेटा खो दिया, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। गाड़ी चलाने वाला नाबालिग था, लड़के को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, इसलिए इस केस में दो बड़े कसूर हुए। एक तो कम उम्र में गाड़ी चलाना और दूसरा रील बनाने के लिए स्पीड बढ़ाना, किसी की जान लेना। कानून की बहुत बड़ी खामी यह है कि जिस गाड़ी के ओवर स्पीडिंग से 17 बार चालान हुए हों, न वो गाड़ी जब्त हुई, न मालिक के खिलाफ कोई एक्शन हुआ। ये केस पेरेंट्स के लिए भी सबक है, उन पेरेंट्स के लिए चेतावनी है जो बच्चों के हाथ में गाड़ी दे देते हैं। वैसे भी अब कानून में बदलाव हुआ है, अगर कोई नाबालिग बच्चा ड्राइविंग करता हुआ पकड़ा जाता है या एक्सीडेंट का शिकार होता है तो बच्चे के पेरेंट्स के खिलाफ लीगल एक्शन होगा, पेरेंट्स के खिलाफ मुकदमा चलेगा। आज जम्मू कश्मीर से एक चौंकाने वाली खबर आई। जम्मू में 2 पाकिस्तानियों और 3 दूसरे कैदियों ने पुलिस कर्मियों को गोली मार दी और फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने दोनों पाकिस्तानी कैदियों को अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से अरेस्ट कर लिया। ये दोनों यूपी के रास्ते नेपाल भागने के चक्कर में थे, लेकिन तीसरा कैदी अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद सनाउल्लाह और एहसान अनवर पाकिस्तानी हैं। ये दोनों आरएसपुरा के जुवेनाइल होम में बंद थे। कल शाम सनाउल्लाह, अनवर और करजीत सिंह ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला किया। एसपीओ विनय और हेड कांस्टेबल प्रवीण को गोली मार दी और उसके बाद तीनों फरार हो गए। पता लगा कि तीनों पंजाब की तरफ भागे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद ली। अंबाला से दोनों पाकिस्तानी कैदियों को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि सनाउल्लाह को राजौरी के केरी सेक्टर से घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया था, जबकि एहसान को 7 साल पहले पुंछ में घुसपैठ करते पकड़ा गया था। जिस वक्त ये दोनों पकड़े गए थे वो दोनों नाबालिग थे, इसलिए उन्हें जुवेनाइल होम में रखा गया था। जो ये 2 पाकिस्तान नेशनल्स थे, इनका नाम मोहम्मद सनउल्लाह, ये 20 साल का है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। दूसरा एहसान अनवर, ये 21 साल का है और डिस्ट्रिक्ट नानकना साहिब, पंजाब प्रोविंस, पाकिस्तान। ये दोनों जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में थे, कन्विक्टेड थे। एक 2021 से था, एक 2019 से था। इनको आज हमने एप्रीहेंड करके J&K पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। एक और थर्ड पार्टनर जो कि इंडियन नेशनल था, करणजीत सिंह अलियास गुगा, वो भी इनके साथ जेल से भागा था, जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम से भागा था और वही मास्टरमाइंड था। और जो इनकी प्लानिंग थी कि इनको दोनों को ये यूपी नेपाल के बॉर्डर से आगे एस्केप करवाना था। पुलिस ने दोनों फरार कैदियों को अरेस्ट तो कर लिया है, ये अच्छी बात है, काबिल तारीफ है, लेकिन ये पता लगाना भी जरूरी है कि इन कैदियों के पास जुवेनाइल होम में पिस्टल कहां से आई, जुवेनाइल होम में हथियार किसने पहुंचाए, इन्हें कौन मदद कर रहा था। मैं आपको केरल की एक 10 महीने की बच्ची के बारे में बताता हूं जो सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बन गई है। एलन शेरन खुद दुनिया से चली गई, लेकिन 4 बच्चों को नई जिंदगी दे गई। एलन पत्तनमतिट्टा जिले की थी। सड़क हादसे में एलन का निधन हो गया। अपनी फूसी बच्चियों को गंवाने के बावजूद एलन के पेरेंट्स ने उसके ऑर्गन्स डोनेट करने का फैसला किया ताकि उनकी बच्ची के ऑर्गन से दूसरों को जिंदगी मिल सके। इसके बाद एलन की किडनी, लिवर और हार्ट के वॉल्व को दान कर दिया गया। अब यंग दूसरे जरूरतमंद लोगों को लगाए जा रहे हैं। एलन की 2 किडनीज तिरुवनंतपुरम के 10 साल के एक बच्चे को लगाई जाएंगी। एलन का लिवर कोच्चि की 6 महीने की बच्ची प्रिया को लगाया गया है। एलन के हार्ट वॉल्व तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी को दान किए गए हैं और उसके कॉर्निया को कोच्चि में
एम्स के आई बैंक में रखा गया है। 10 महीने की एलिन के सारे डोनेटेड ऑर्गन्स सही समय पर लोगों को मिल जाएं, इसके लिए बाकायदा सड़कों पर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑर्गन्स को उनके रिसिपेंट्स तक पहुंचाया गया। एलिन के पेरेंट्स अरुण अब्राहम और शेरिन अब्राहम की पूरे केरल में चर्चा हो रही है। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन और केरल के हेल्थ मिनिस्टर वीणा जॉर्ज ने एलिन के पेरेंट्स के फैसले की बहुत तारीफ की। पत्तनमतिट्टा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ एलिन का अंतिम संस्कार किया गया। अंगदान पुण्य का काम है, दूसरों को जीवन देने से ज्यादा बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता। लेकिन हमारे देश में जीते जी ऑर्गन डोनेशन को लेकर कानून बड़े पेचीदा है। जैसे किडनी डोनेशन का प्रोसीजर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए कई बार लोग ऑर्गन डोनेशन से पीछे हट जाते हैं। इसमें सुधार की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। ग्लोबल एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला डी सिल्वा कल भारत पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट कल आईपैक रेड के केस में ममता बनर्जी की पिटीशन पर सुनवाई करेगा। T20 वर्ल्ड में कल भारत का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। कल से यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। इनमें 53 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल होंगे। आज के बाद में इतना ही।